हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है महाजनपदकालीन प्रशासन। यह सामाजिक विषय से संबंधित है और उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। तो हम फॉर्मेट के अनुसार प्रारंभ करेंगे। फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं। विषय है आज का हमारा सामाजिक विषय और उप विषय में लिखेंगे इतिहास। प्रकरण है महाजनपदकालीन प्रशासन। इसके बाद हम दोस्तों सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि जो लेसन प्लान बनाते समय जो हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं वो किसी विषय को पढ़ाने के बाद हमको कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है उनको लिखा जाता है। तो ये कॉमन ही होते हैं और 4 या 5 लेसन प्लान के बाद हम इनको पूर्व लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि लेसन प्लान हमको लगभग 20 बनाने होते हैं। तो फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। और अंतिम में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उसे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी महाजनपदकालीन प्रशासन एवं समाज के बारे में जानकर उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी महाजनपदकालीन प्रशासन एवं समाज के जीवन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी में महाजनपदकालीन प्रशासन व्यवस्था एवं सामाजिक जनजीवन तथा महाजनपदों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित हो सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी महाजनपदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक जनजीवन से सीखकर अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट चांपड़ यानी कि रोलर बोर्ड पर महाजनपदकालीन प्रशासन एवं शहरों के विकास से संबंधित चार्ट। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रदर्शन एवं उदाहरण विधि, साथ में व्याख्यान विधि भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी 16 महाजनपद एवं उसके प्रशासनिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तावना प्रश्न की। तो इसमें हेडिंग देंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे कि वैदिक काल में लोगों के समूह को क्या कहते थे। प्रस्तावना जो है वो हमारे लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करते हैं। तो इसी के क्रम में हम पहला प्रश्न लिखेंगे कि वैदिक काल में लोगों के समूह को क्या कहते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि जन। दूसरा कहेंगे कि जन या लोगों के रहने का स्थान क्या कहलाता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे जनपद। दूसरा है कि कई जनपदों को मिलाकर क्या बना। तो कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना। अगला प्रश्न करेंगे कि महाजनपद काल में शासन कैसे किया जाता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से। और पांचवा प्रश्न करेंगे कि महाजनपदकालीन प्रशासन कैसा था। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम महाजनपदकालीन प्रशासन एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हेडिंग देंगे हम प्रस्तुतिकरण की, जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे प्रशासन। तो प्रश्न करेंगे कि समाज का रक्षक कौन था। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी, अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था।
उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन भी करता था। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगली शिक्षण बिंदु में अगली हेडिंग देंगे आर्थिक जीवन। तो प्रश्न लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि प्रजा से क्या वसूला जाता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि राज्य की आय के लिए कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। और उसमें विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे सामाजिक जीवन। तो प्रश्न करेंगे कि शहर कैसे बने। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे कुशल शिल्पी एक स्थान से पर एकत्र होने लगे और ये गांव एवं शहर के रूप में बदलते चले गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर एकत्र रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में सुविधा अधिक होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता था और व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता और कठोरता व्याप्त हो गई। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगली हेडिंग हम देंगे बोध प्रश्न की। तो इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे कि शासन कार्य में मदद हेतु किसे नियुक्त किया जाता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि शासन कार्य में मदद हेतु अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। दूसरा प्रश्न है कि राज्य की आय के लिए प्रजा से क्या वसूला जाता था। तो उत्तर में लिखेंगे कि राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था, जो कि आज भी वसूला जाता है। तीसरा प्रश्न है कि शिल्पकारियों और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए क्या बनाया। तो उत्तर में लिखेंगे कि शिल्पकारियों और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन बनाए। इसके बाद हम हेडिंग देंगे निरीक्षण कार्य की। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा कक्ष का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। अगली हेडिंग हम देंगे मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें लिखेंगे कि पहला लिखेंगे कि राजा के मुख्य कर्तव्य क्या थे। दूसरा है कि कर के अलावा राज्य की आय का स्रोत क्या था। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि शहरों का विकास किसके पास हुआ था। चौथा प्रश्न लिखेंगे कि शिल्पियों ने एक स्थान पर रहना क्यों पसंद किया। तो ये हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न, जो कि सिर्फ मौखिक रूप से पूछे जाएंगे और उनका उत्तर प्राप्त करके समाप्त हो जाएगा। गृहकार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी गांव एवं शहर के बीच के अंतर को घर से कॉपी पर लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।